क्या हो अगर भारतीय इतिहास की असली उम्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों में नहीं, बल्कि तारों में लिखी हो? हम सब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक उग्र स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं। वही तिलक जिन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने ही अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करने हेतु मुंबई में गणपति महोत्सव की शुरुआत की, जो आज देश के हर छोटे बड़े नगर में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान सेनानी का एक दूसरा चेहरा भी था। खगोल शास्त्री, ज्योतिषविद और वेदों के गूढ़ रहस्यों के विद्वान के रूप में 19वीं सदी का भारत। अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ हमारे हाथों पर बेड़ियां नहीं डाल रही थी, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों पर भी वार कर रही थी। पश्चिमी विद्वान कहते थे, भारत की सभ्यता नई है, हमारे वेद मात्र लोक कथाएं है। मैक्स मूलर जैसे विद्वान ऋग्वेद को 1500 ईसा पूर्व का बताते थे, ताकि मिस्र और मेसोपोटामिया को हमसे अधिक प्राचीन दिखाया जा सके। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हमें प्रोत्साहित करें, ताकि हम ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक ला सकें। लॉर्ड मैकाले के जमाने में जब वेद को लेकर के बड़ा तहलका मचा और फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने लॉर्ड मैकाले के कहने में आकर के वेदों के बारे में एक उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद जो है ये ईसा से 1200 साल पहले लिखे गए, तो सारी दुनिया में जो है विद्वानों में एकदम समझिए कि एक आंदोलन जैसा मच गया। और विशेष करके उन विद्वानों में जो कि इंग्लैंड के नहीं थे, क्योंकि इंग्लैंड की मानसिकता भारत के प्रति दूसरी थी, वो हमको गुलाम समझते थे। लेकिन बाकी जिन लोगों ने करीब 150 की संख्या में जिन विद्वानों ने संस्कृत को पढ़ा था, वो सब एकदम उनका खून खौल उठा। ये क्या खिलवाड़ किया है आपने कि वेद जैसे वेदों के बारे में आपने ये बात कह दी। बहरहाल वो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उस कहानी का अंत यही है कि 1859 में फ्रांस की एक सभा में फ्रेडरिक मैक्स मूलर को सारे विद्वानों के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करना पड़ा और अपने मत को वापस लेना पड़ा। और उन्होंने कहा कि हमने केवल एक अटकलबाजी, एक संभावना हमने व्यक्त किया था। आज मैं घोषित करना चाहता हूं कि वेदों की तिथि निश्चित करने का कोई साधन न मनुष्य के पास है और न भविष्य में होगा। यहां तक झगड़ा आ गया 19वीं शताब्दी में। लेकिन उसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक ने, जब वो मांडले के जेल में उनको निर्वासित किया गया, तो वो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और अपने द ओरियन नामक ग्रंथ में उन्होंने एक जो वसंत संपात का सिद्धांत दिया, वो एक अकाट्य सिद्धांत है। और उस सिद्धांत के बाद जो है आज तक फिर कोई वेद के बारे में कोई आशंका नहीं करता है। वसंत संपात के सिद्धांत के आधार पर तिलक जी ने ये घोषणा की कि मैत्रायणी संहिता के मंत्रों में जो वर्णन आया हुआ है, उस वर्णन से ये सिद्ध होता है कि जब सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति में संक्रमण करने वाली पृथ्वी जब पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में प्रवेश करती थी, सूर्य के साथ संपर्क उसका बनता था, उस समय वसंत ऋतु प्रारंभ हुआ करती थी। ये मैत्रायणी संहिता में आया हुआ है। जबकि आज की स्थिति ये हो गई है कि अपनी वार्षिक गति में पृथ्वी जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करती है, तब सूर्य के साथ उसकी संक्रांति जब होती है, तब वसंत प्रारंभ होता है। इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा भौगोलिक अंतर दिखाई पड़ता है, खगोलीय अंतर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी की जो गति उस समय थी पुनर्वसु नक्षत्र के क्षेत्र में और जो आज है, दोनों गतियों में करीब 4.5 नक्षत्र का अंतर है। और जब पृथ्वी अपनी गति में एक नक्षत्र पूरा पीछे खिसक जाए, तो इस घटना में 960 वर्ष का समय लगता है। और चूंकि 4.5 नक्षत्र पीछे खिसक करके वो वसंत ऋतु करा रही है, इसलिए वो जो वर्णन है मैत्रायणी संहिता का, वो आज से 4.5 × 960 साल पहले का रहा होगा। और मेरा ये कहना है कि
कि वो समय आज से लगभग 6500 साल पहले का था। और चूंकि पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो देव माता अदिति माना गया है, इसलिए हम उसको अदिति एरा कहेंगे। संपूर्ण विश्व संस्कृति का जो कालखंड आज मनुष्य के पास है, मनुष्य माने इंडियंस, हमारे पास जो प्रामाणिक दस्तावेज है कि कौन कालखंड सबसे प्राचीन था, वो केवल भारतीयों को ज्ञात है और उसको हम अदिति एरा कहेंगे। यही संसार का प्राचीनतम युग है और ये युग भारत में था। और जब उस युग में मैत्रायणी संहिता के मंत्र लिखे जा रहे थे, तो फिर वेद का और प्राचीन रूप कितना रहा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उस समय तिलक का सिद्धांत भारतीयों में आत्मगौरव जगाने वाला था। द आर्टिक होम इन द वेदास, इस पुस्तक में तिलक ने ऋग्वेद और अन्य ग्रंथों के वर्णन पढ़े। लंबे दिन जो कई कई सूर्योदय तक चलते रहे, सूर्य जो क्षितिज पर घूमता रहा। उन्होंने कहा, यह तो केवल आर्कटिक क्षेत्र में संभव है। उनका निष्कर्ष था, आर्य लोग कभी उत्तरी ध्रुव के पास रहते थे और जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण की ओर आए। आज वैज्ञानिक इस सिद्धांत को नहीं मानते, परंतु तब यह औपनिवेशिक आर्य आक्रमण सिद्धांत के विपरीत गौरवपूर्ण दृष्टिकोण था। तिलक केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने देखा कि भारतीय पंचांग समय के साथ अशुद्ध हो गए हैं। उन्होंने परंपरागत पंडितों को बुलाकर शुद्ध पंचांग आंदोलन चलाया, जिससे भारतीय कैलेंडर को फिर से वैज्ञानिक रूप से सटीक बनाया जा सका। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता की लड़ाई को केवल राजनीतिक नारा नहीं दिया, बल्कि इसे एक सभ्यता की स्मृति और आत्मगौरव पामस का आधार भी बनाया। उन्होंने कहा, भारत की कहानी केवल अंग्रेज इतिहासकार नहीं लिखेंगे। भारत की कहानी तो तारों में, आकाश में और वेदों की आर्चाओं में पहले से लिखी है। भारतीयों को यह बात पहले से पता है, बस समय के साथ भूल जाने के कारण हमने अंग्रेजों के झूठ को सत्य मान लिया। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तिलक वास्तव में खोया हुआ इतिहास खोज रहे थे, या फिर वे अपने लोगों के लिए एक प्रेरक कथा गढ़ रहे थे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।